हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मूल विधि। मूल विधि में हमारा ये थर्ड चैप्टर है, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून का पार्ट 3 में आज कंप्लीट कराऊंगा। इस पार्ट में मैं आप लोगों को 60+ क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हुआ हूँ, जिसमें आपको लास्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा विथ डिस्क्रिप्शंस, जिसमें मैं व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे वीडियो देखने के लिए जो नए मैं चैप्टर लेके आऊँगा उनके लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ भी त्रुटि लगती है या फिर कुछ सुझाव देना है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे सलाह दे सकते हैं या फिर सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संख्यांक क्या है? उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन 2012, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 2014, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन 2016। तो ये क्या है? ये है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012। क्यों? क्योंकि इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी थी? 2012 में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संहिता का नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, परंतु इसे सन 2012 में स्वीकृति मिली। यह सन 2012 में 8वें क्रम का अधिनियम है, इसलिए इसका संख्यांक 8 सन 2012 है। संख्यांक 8 है और सन जिसमें स्वीकृति मिली 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कब स्वीकृत हुई? 15 अक्टूबर 2012 को, 10 दिसंबर 2015 को, या फिर 12 जनवरी 2016 को, या फिर 29 नवंबर 2012 को। तो कब स्वीकृत हुई? 29 नवंबर 2012 को। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 2012 को प्राप्त हुई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि से लागू है? किस तिथि से लागू है? तो वो है 18 दिसंबर 2015, या 20 नवंबर 2012, या 15 अक्टूबर 2014, या 25 मार्च 2013। तो 29 नवंबर को तो लागू हुई थी 2012 में, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। बाकी 18 दिसंबर 2015 को लागू हुई थी, ये ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन है। ठीक है, कुछ धाराएं बाद में लागू हुई थी, कुछ धाराएं पहले लागू हो गई थी। तो 2006 की जो धारा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा है, 1 से लेके ये पूरा 19, उसके बाद में 233 व 234 के लागू होने की तिथि 18 दिसंबर 2015 है, तथा शेष धाराएं 11 फरवरी 2016 से लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आबादी का तात्पर्य है किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए या फिर हरे वृक्षों के लिए, कुओं के लिए, उपयुक्त सभी। तो आबादी से का तात्पर्य क्या है? आबादी का तात्पर्य जो है ये है कि ये किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग करके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए हो, या फिर हरे वृक्षों के लिए हो, या फिर कुओं के लिए हो, या फिर सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 4(1) में आबादी या ग्रामीण आबादी को परिभाषित किया गया है। आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए या उसके सहायक प्रयोजन जैसे हरे वृक्षों, कुओं आदि के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोत का तात्पर्य है, जोत का तात्पर्य क्या है? भू खातेदारी, पट्टा, या फिर वचनबद्ध या अनुदान के अधीन भूमि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जोत का तात्पर्य किससे है? जोत का तात्पर्य भू खातेदारी से भी है, पट्टे से भी है, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन भूमि। तो भूमि की जहाँ बात आएगी वहाँ जोत से तात्पर्य होगा ही होगा। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(12) में जोत परिभाषित है। जोत का तात्पर्य एक भू खातेदारी, एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से है। मतलब भूमि का कोई खंड होगा तो वो भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंगिया रोपवनी, टोंगिया प्लांटेशन क्या कहाँ जाता है? टोपिया रोपवनी या फिर टोंगिया प्लांटेशन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वन रोपण प्रणाली को, वृक्षारोपण तथा कृषि साथ साथ प्रारंभ में फसल का भी विकास हो, या उपर्युक्त सभी।
मतलब वन रोपण प्रणाली को भी कहा जाता है टोंगिया रोपणी, या फिर वृक्षारोपण तथा कृषि एक साथ साथ हो तो वहाँ भी होगा टोंगिया रोपणी, या फिर फसल प्रारंभ में फसल का भी विकास हो, फसल भी वहाँ पैदा हो तो वहाँ पे क्या होगा, टोंगिया रोपणी होगा। ठीक है, टोंगिया प्लांटेशन होगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(19) में टोंगिया रोपनी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? टोंगिया रोपनी के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। टोंगिया रोपनी का तात्पर्य ऐसे वन रोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है। इसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनने से रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी तल आदि पर हक दिलाना है संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का, असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का, आगामी आसामी का या राज्य सरकार का? तो किसका है? राज्य सरकार का। इस पे हक दिलाने का कार्य कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 54 में समस्त भूमि आदि में राज्य का हक संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, नदी तल, झरना, नालों, झीलों, तालाब आदि के में जो व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, समस्त अधिकार सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी जिसपे कि सरकार का हक होगा, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उस पे सरकार का हक नहीं होगा। हाँ, उस पे हक दिलाया जा सकता है, अगर केंद्र राज्य सरकार चाहे तो हक दिला सकती है कुछ मुआवजे देकर, उस व्यक्ति को मुआवजा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगान की गणना कौन करता है? तहसीलदार, सहायक कलेक्टर, कलेक्टर, उपर्युक्त सभी। तो सहायक कलेक्टर क्या होता है? लगान की गणना करता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 141 लगान की गणना के बारे में बताती है, जहां किसी जोत के संबंध में नगद से भिन्न रूप में लगान देय हो। ठीक है, सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसको लगान दे हो के आवेदन पर लगान की गणना कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा में उपबंधित है? धारा 144, धारा 145, धारा 146, धारा 150। तो किसमें? धारा 144 में क्या उपबंधित है? खातेदार का घोषणात्मक वाद। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 में खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद का प्रावधान है। कोई व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या आसामी होने का दावा करे, ऐसे जोत के लिए घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस संहिता के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होगा? अध्यक्ष, राजस्व परिषद, आयुक्त, कलेक्टर, राज्य सरकार। किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। भू राजस्व के निर्धारण में अंतिम आदेश किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 162 में आदेशों का अंतिम होना उपबंधित हो किया गया है। राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर वो राज्य सरकार को वो ज़मीन चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, तो उस पर अनुबंध करेगा, आपको मुआवजा में दे देगा, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट में ये नहीं कह सकते हो कि मैं ये ज़मीन नहीं दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भू राजस्व के बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा में है? धारा 171, धारा 172, धारा 170, धारा 169। धारा 171 में बताया गया है कि भुगतान नहीं करोगे अगर भू राजस्व का तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको सजा का प्रावधान हो सकता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 171 में गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसने भू राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम चूक किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे 15 दिन तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, जब तक बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाए। ठीक है, जब तक कि बकाया का भुगतान नहीं होगा तब तक उसे जेल में रखा जाएगा, अपनी कस्टडी में रखा जाएगा, तहसील कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री किस धारा में है? तो धारा 172, धारा 175, धारा 180, धारा 190। तो किस धारा में है? धारा 172 में है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 172 में जगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री का प्रावधान है। उप जिलाधिकारी व्युत्क्रमी जिसने भू राजस्व नहीं दिया है के जगम संपत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है कुर्की और बिक्री कर सकता है। किसी व्यतिक्रमी के पत्नी बच्चों के परिधान बर्तन व्यक्तिगत आभूषण जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक औजार या फिर उपकरण या धार्मिक विन्यास हेतु वस्तुएं कुर्क नहीं की जा सकेंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें? पत्नी बच्चों के परिधान बर्तन व्यक्तिगत आभूषण महिला के जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक औजार या फिर उपकरण या धार्मिक विन्यास हेतु वस्तुएं। ठीक है, ये कुर्की में नहीं आती इतनी वस्तुएं। नेक्स्ट, जोत की कुर्की किस धारा में प्रावधानित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 175, 174, 180, 179। तो किसमें? 174 में प्रावधानित किया गया कि जोत की कुर्की किस धारा में है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 174 में जोत की कुर्की उपबंधित है। कलेक्टर किसी ऐसी भूमि को जिसके संबंध में भू राजस्व कोई बकाया देय हो कुर्की कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीवर प्रापक कौन नियुक्त करता है? आयुक्त, तहसीलदार, सरकार, कलेक्टर। तो कौन नियुक्त करता है? वो नियुक्त करता है कलेक्टर। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 178 में रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान है जहां किसी व्यतिक्रमी से भू राजस्व की कोई बकाया देय हो। वहां कलेक्टर आदेश द्वारा व्यतिक्रमी की किसी जगम या फिर स्थावर संपत्ति का उचित अवधि के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है। कब? उचित अवधि के लिए, मतलब 15 दिन अगर केस हो जाता है तो वहाँ पास रिसीवर इतने दिन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। नेक्स्ट, स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन देता है? कलेक्टर, नायब तहसीलदार, लेखपाल, सरकार। तो कलेक्टर जो होता है वो देता है आदेश कुर्की करने का। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 182 में स्थावर संपत्ति या कुर्की का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है। स्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जा सकता है? आयुक्त द्वारा, सरकार द्वारा, परिषद द्वारा, कलेक्टर और सहायक कलेक्टर द्वारा। तो कलेक्टर और सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 186 में विक्रय का प्रावधान है। स्थावर संपत्ति का प्रत्येक विक्रय कलेक्टर द्वारा या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम के सीमा चिन्ह के नाश के लिए नुकसानी का प्रावधान किस धारा में? धारा 226, धारा 225, धारा 227, धारा 203। तो किसमें? धारा 227 में बताया गया है कि जो गांव के सीमा चिन्ह के लिए नाश का नुकसान प्रावधान होगा वो धारा 227 में है। सॉरी, 2000 बोला था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 227 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा चिन्हों आदि को जानबूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है तो तहसीलदार 1000 रुपये तक का अर्थदंड लगा सकता है। ठीक है। राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में है? धारा 211, धारा 220, धारा 225, धारा 210। तो किस धारा में है? धारा 211 में बताया गया है राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 211 के अनुसार स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना पर अपने द्वारा आदेश पारित कर पुनर्विलोकन किया जा सकता है। संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? आयुक्त, कलेक्टर, राज्य सरकार, राजस्व परिषद। तो किसे दी गई है? वो है राज्य सरकार। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 233 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है। किसके लिए? संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति। 2006 जो संहिता है उसके लिए नया नियम। डैश को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों के रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा क्या शुरू किया गया था? भूमि अभिलेख के प्रबंधन में आधुनिकीकरण करने के लिए, भूमि विवाद की गुंजाइश को कम करने के लिए, या फिर भू अभिलेखों का रख रखाव प्रणाली को पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा क्या पारित किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है। ऑप्शन कहता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई द्वारा ये पारित किया गया था, या फिर राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम द्वारा पारित किया गया था, या फिर
भू अभिलेख के जिला निरीक्षक, भू अभिलेख के जिला निरीक्षक द्वारा पारित किया गया था या फिर हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर द्वारा पारित किया गया था? तो किसके द्वारा पारित किया गया था? ये पारित किया गया था राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के द्वारा पारित किया गया था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि अभिलेख के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि अथवा संपत्ति वाद को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना आदि था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सा देख के आदमी डर जाता है उसको करने से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भू सुधार भूमि का जो कानून था, राजस्व कानून, वो चैप्टर कंप्लीट होता है। 62 क्वेश्चन पूरे इस सीरीज़ में थे। 62 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों के लिए। कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करिए। आगे भी अभी मैं ये 3 चैप्टर कंप्लीट कराया हूँ, अभी मैं लेके आऊँगा 5 चैप्टर और। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है।